बताइए। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल A2S एकेडमी पे मैं बलवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेटा हम लोगों का वो है क्या, आवेश वितरण का नियम। ठीक है, कि हम आवेशों का वितरण कैसे करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग समझना है कि आवेश को हम कहीं एक तरीके से कलेक्ट कह सकते हो ना कि भर नहीं सकते हैं। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि बेटा जाओ एक बाल्टी आवेश ले आओ, तो नहीं ले पाओगे आप। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो आवेश का वितरण होता है वो तीन तरीके से होता है, उसको समझो। तो यहां से हम जो लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, देखो ध्यान से, वो पढ़ने वाले हैं आवेश वितरण का नियम। ठीक है बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश वितरण का नियम, जो हम तीन प्रकार से करते हैं। ठीक है, आवेश वितरण का नियम जो होता है वो हम कितने तरीके से करते हैं, बोलो भाई। तीन तरीके से करने वाले हैं, देखो ध्यान से। पहली चीज क्या है, पहले वाले को बोलते हैं हम लोग रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। सबसे अच्छी बात क्या निकल करके आएगी उसको समझना है हम लोगों को कि रेखीय आवेश वितरण से ही एक और राशि मिलती है जिसको हम बोलते हैं बेटा रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अच्छे समझते रहना, एकदम कंफर्म हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे बेटा क्या, रेखीय आवेश घनत्व। कंफर्म हो गया। अगला जो है उसे बोलते हैं क्या, देखो ध्यान से। जैसे मैंने कहा ना रेखीय आवेश वितरण का नियम, वैसे क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण का नियम। पृष्ठीय भी कह सकते हैं ऐसे, पृष्ठीय आवेश वितरण का नियम। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण का नियम समझना ध्यान से इसको। और यहीं से जो हमको क्वांटिटी मिलेगी उसे हम बोलते हैं बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व। कंफर्म हो गया, इसको समझ लो ध्यान से। अगला क्या है, अगला बोलेंगे हम आयतनात्मक आवेश वितरण का नियम। आयतनात्मक आवेश वितरण का नियम। आयतनात्मक आवेश वितरण का नियम। ठीक है, समझ में आया। या इसी को बोलेंगे क्या बेटा, आयतनात्मक आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, आयतनात्मक आवेश घनत्व। समझते रहना ध्यान से। ठीक है, तो तीन चीजें हम लोगों को मिल चुकी हैं। एक हमारा क्या है बेटा, रेखीय आवेश वितरण का नियम है, एक है पृष्ठीय आवेश वितरण का नियम है, एक हमारा क्या है, आयतनात्मक आवेश वितरण का नियम है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो रेखीय आवेश है घनत्व है, इसको हम लोग किससे लिखते हैं बेटा, रो से, सॉरी लैम्डा से। किससे, लैम्डा से। और जो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व है उसे हम सिग्मा से शो करते हैं। किससे लिखते हैं, सिग्मा से। ये क्या है हमारा, लैम्डा। कोई दिक्कत। और ये जो आयतनात्मक है इसे बेटा किससे लिखते हैं, रो से। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस चीज को आप लोग थोड़ा से ध्यान देते रहना कि हम कैसे इसे वितरित करते हैं। अब इसका समाकल रूप भी पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, इसका जो समाकल रूप होगा उसको देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान देते रहो। तो जब आपसे ये बोला जाएगा, ठीक है ना, जब आपसे ये कहा जाए कि रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा बताइए, तो देखो ध्यान से, आप लोग यहां पे लिख सकते हो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे चालक की लंबाई, यानी जिस पर हम आवेश का वितरण कर रहे हैं उसकी लंबाई, जिसे कह सकते हैं आवेश बटे चालक की लंबाई। बात समझ में आई। अच्छा देखो, हमने कहा रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, रेखीय आवेश घनत्व किससे, लैम्डा से। तो लैम्डा का फार्मूला क्या मिला, Q/L। क्या मिला, Q/L। ठीक है, देखो ध्यान से, Q/L। अब आपसे अगर कोई पूछे, देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L हो गया। अब आपसे पूछे कि एक्चुअल में इसकी परिभाषा क्या होगी, आपसे परिभाषा जब पूछी जाए तो आप तुरंत बताओगे कि आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को
आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को बेटा क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर, जैसे हमने कोई तार लिया, इसका मतलब समझ लो कि 1 मीटर का, जैसे सपोज कर लो मैंने कोई तार लिया, कंफर्म हो गया, तो 1 मीटर में कितना आवेश है, यानी 1 मीटर में आवेश की जो मात्रा है उसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? जैसे मैं कह दूं 1 मीटर में 10 कूलाम आवेश है, 1 मीटर में कितना बेटा? 10 कूलाम आवेश है। कंफर्म हो गया? तो इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि 10 कूलाम पर मीटर, तो इसको हम बोल सकते हैं ये रेखीय आवेश घनत्व है। इस चीज को हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोले बेटा? Q बाई L। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे देखो ध्यान से, यहां पे उसी तरीके से हम कह सकते हैं ना, यहां से देखो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? अगर लिखना चाहो तो यहां से हम लिख सकते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व को देखो ध्यान से, किसी चालक में उपस्थित आवेश, किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को, ठीक है, चालक की लंबाई के अनुपात को ठीक है क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस चीज को याद रखना। अब इसका प्रयोग कहां पे होगा? जब हम लोग गॉस का नियम पढ़ेंगे बेटा, वहां, ठीक है ना? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो ध्यान से। अब यहां से अगर देखा जाए कि इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा और बीमा क्या होगी। अभी तो मैं केवल रेखीय आवेश की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? इसका जो मात्रक होगा उस पर बात करते हैं, ठीक है बेटा? मात्रक हमने कहा Q बाई क्या होता है? L। पढ़ाया फॉर्मूला हमने कहा Q बाई L। तो मात्रक क्या निकल के आ रहा है बेटा? बोलो कूलाम अपॉन L का मात्रक मीटर, तो सीधा सीधा निकला कूलाम पर मीटर। जल्दी बोलो बीमा क्या लिखूं इसकी? बीमा जल्दी बोलो। बीमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कूलाम 80 और लंबाई का क्या हो जाएगा? L। क्या बनेगा ये बेटा? L - 1 80। कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो रेखीय आवेश घनत्व जो क्या होता है, मैंने उस चीज को आपको समझाया। कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो देखो ध्यान से। अब अगर बात करें, ये हमने किसके बारे में बात कर ली? किसकी बात कर ली? जल्दी बोलो भाई, आप लोग बताइए किसके बारे में बात की हमने? ये वह हमारा रेखीय आवेश घनत्व है। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा हाँ, कभी कभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो ध्यान से, जब बुक खोलोगे तो वहां कैसे लिखा होगा उसको समझना ध्यान से। वहां पे ऐसे लिखा होगा, देखो ध्यान से, लिखा होगा लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। ये फार्मूला तो ही है, इसे लिख सकते हैं बेटा लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? तो यहां से क्या लिखेंगे उसको समझना, DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL लिख सकते हैं कि नहीं? कोई इसमें हमें लगता है कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? अब अगर D हटाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन यहां लगा सकते हैं, ठीक है ना? देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से, ठीक है? अगर इसे इंटीग्रेशन लगाएंगे बेटा तो ये क्या बनेगा? DQ, इंटीग्रेशन DQ इज इक्वल टू, और लैम्डा को चाहो तो बाहर कर दो, अंदर क्या लिख सकते हो? DL। ये इसका इंटीग्रेशन फॉर्म होता है। इस चीज को आप लोग थोड़ा से नोट करके रखना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आपका मैंने क्या बताया कि इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। आगे देखो ध्यान से। अब हम अपना जो टॉपिक है उस पर आते हैं। कौन सा है? बोलो भाई, अगला टॉपिक क्या है हमारा? पृष्ठ आवेश घनत्व है। देखो ध्यान से, हमारा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है? चलो देखो, यहीं लिख देते हैं हम, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है? इसका मतलब क्या है? मैंने कहा ना, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? पहले बताया था, सिग्मा। किससे लिखते हैं? तो सिग्मा इज इक्वल टू बेटा होगा Q बाई A। क्या होगा? Q बाई A। समझ में आया कि नहीं आया?
अब यहां कह सकते हैं परिभाषा एकदम सिंपल से निकल के आएगी, अगर लिखना चाहें तो क्या निकल के आएगी कि किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बोलते हैं बेटा? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब वही काम इसमें भी, इसका भी मात्रक क्या होगा, इसकी बीमा क्या होगी, वो निकाल लेते हैं। तो भैया देखो, हम इसकी मीनिंग भी समझा देते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर में, यानी कोई भी चालक हो, उसके 1 मीटर स्क्वायर में उपस्थित आवेशों की जो मात्रा होती है, यानी जो उपस्थित आवेश होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात की जाए, अगर कहीं लिखा है 10 कूलाम पर मीटर स्क्वायर या लिखा है 15 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कुल 15 कूलाम आवेश उपस्थित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है बेटा? बताओ भाई, ये हमारा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। चलो देखो ध्यान से, अब यहां से हम जो लिखने वाले हैं, इसका मात्रक लिखने वाले हैं। ठीक है ना? क्या लिखने वाले हैं? मात्रक। ठीक है, जो मात्रक है हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्यू बाई ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई ए। यहां तक समझ में आया? अब देखो, आवेश का मात्रक कूलाम, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या हो गया? तो टोटल कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? इस सब चीज को याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में सारे क्वेश्चन बनेंगे। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? अगला देखो ध्यान से, इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा की जल्दी बोलो भाई, इसकी बीमा क्या लिखूंगा मैं? बीमा जल्दी बताओ भाई। बीमा जो हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू कूलाम मतलब 80 हो जाएगी, और अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा? एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर मतलब L-280। ध्यान रखना, L-280, ये इसकी बीमा हो जाएगी। अगर इसका जो है समाकल रूप देखना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है बेटा? क्यू बाई ए पढ़ा है। तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए भी कह सकते हो। एक छोटा सा अगर कंपोनेंट ले ले तो कंफर्म हो गया। अब यहां से डी क्यू इज इक्वल टू साफ साफ निकल के आएगा क्या? सिग्मा इंटू डी ए। समझ में आया? और दोनों पक्षों में अगर समाकलन कर दें बेटा तो निकलेगा क्या? इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाहर कर दें, इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं? डी ए। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा इसको अगर हम अंदर कर देंगे तो बहुत ज्यादा कोई पाप नहीं होगा। देखो ध्यान से, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा डी इंटू ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो जाएगा इसका समाकल रूप। आया कंफर्म? इसमें सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको मेरे हिसाब से। तो कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो देखो ध्यान से, अगला जो टॉपिक होगा क्या होगा उस पर ध्यान देते हैं। अगला क्या है? बोलो भाई। अगला है आयतनात्मक आवेश घनत्व। आयतनात्मक आवेश घनत्व, ठीक है? क्या होगा भैया? आयतनात्मक आवेश घनत्व। कंफर्म? अब इसमें क्या है? वही फार्मूला। देखो ध्यान से, रेखीय में निकाले तो चार्ज बटे लंबाई, पृष्ठ में निकाले चार्ज बटे क्षेत्रफल। यहां पे साफ साफ नाम है आयतन। क्या है? आयतन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां चार्ज बटे आयतन, एक छोटी सी बात समझ सकते हो आप लोग। यहां क्या कह सकते हो? चार्ज बटे आयतन। देखो ध्यान से, यहां से कह सकते हैं रो इज इक्वल टू बेटा, रो इज इक्वल टू हम लोग पढ़ेंगे क्यू बाई वी। क्यू बाई वी, जहां वी बराबर वेग नहीं रहे,
क्या होगा, वेग नहीं होगा तो क्या होगा बताओ भाई, आयतन है, क्या है, आयतन है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो यहां से लिख सकते हैं, अगर इसकी परिभाषा लिख दें तो कह सकते हैं किसी चालक में उपस्थित, किसी चालक में उपस्थित, किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा चालक के आयतन के अनुपात को, चालक के आयतन के अनुपात को, चालक के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, चालक के आयतन के अनुपात को आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में आई, आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, बातें समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक सारी बातें कंफर्म हो गई बेटा, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें कंफर्म हो गई। देखो ध्यान से, अब इसका भी मात्रक लिख देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका मात्रक क्या होगा उसको समझ लेते हैं। मात्रक बताओ भाई क्या होगा, जल्दी बताओ। रो इज इक्वल टू लिखा हुआ है, क्या लिखा है जल्दी बोलो, रो की वैल्यू क्या लिखा है मैंने, Q अपॉन V, तो मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक कूलाम, V का मात्रक किसी को याद है नहीं है गधा, क्या होगा जल्दी बोलो। V क्या है, आयतन है, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, तो रो इज इक्वल टू Q बाई V है, तो इसका हो जाएगा क्या, कूलाम अपॉन आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, निकलेगा कूलाम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई, क्या निकलेगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखो ध्यान से, यहां पे लिख सकते हैं अगला, आगे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, आगे लिखने वाले हैं बीमा, क्या लिखने वाले हैं, बीमा। बीमा चार्ज का 80, यानी जो आवेश है उसका 80, और इसका क्या हो जाएगा L क्यूब, पूरा ऊपर जाके क्या बना, L टू द पावर -3 इंटू 80, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। क्या लिखा है ये, क्या है बोलो, ये है किसकी, बीमा। अब इसी को अगर लिखना चाहो वही काम करना है कि रो इज इक्वल टू Q बाई V पढ़े हो, तो यहाँ से लिखना चाहो तो रो इज इक्वल टू DQ बाई क्या हो जाएगा, DV हो जाएगा, और इसी को ऐसे लिख सकते हो रो DV इज इक्वल टू DQ, ठीक है ना, अथवा DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, रो इंटू DV, और इंटीग्रेशन दोनों तरफ ऐसे कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमने आवेश वितरण का नियम पढ़ा दिया है, जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान समझना है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, आज जो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार जो टॉपिक है उसको देखो ध्यान से, जो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे केंद्र में होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो भाई, इसी को हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो पहले वैद्युत फ्लक्स की थोड़ा सा कहानी सुनो, क्या है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्या है हमारा वैद्युत फ्लक्स है। आप लोग एक चीज समझो ध्यान से कि सारी कहानी कहां शुरू होती है, वैद्युत आवेश से। कहां शुरू होती है, वैद्युत आवेश से, ठीक है। अगर वैद्युत आवेश है तो 100% श्योर है बेटा वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब अगर वैद्युत क्षेत्र बनाया, देखो सीरीज कैसे बन रही है, अगर वैद्युत क्षेत्र बनाया तो ये 100% श्योर है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और हमें पता है कि अगर आवेश है तो हम लोग पढ़े हैं ना कि आवेश से क्या निकलती हैं, एक चीज और भी तो होगा हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। समझते रहना ध्यान से, वैद्युत बल रेखाएं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं। अब देखो
हमने कहा कि वैद्युत आवेश है और वैद्युत आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ये तो समझ में आया। पूरा क्रिया धारा किसका है? वैद्युत आवेश का। तो वैद्युत फ्लक्स अगर समझा जाए, समझना ध्यान से कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, उस पर थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो देखो ध्यान से, एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें यहां पे तो हम क्या लिखेंगे? देखो लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे बेटा? वैद्युत फ्लक्स। समझना ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर से क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। वैद्युत क्षेत्र के भीतर से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर से होकर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली, बेटा क्या लिखेंगे? बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहां पे कई सारी चीजें नजर आएंगी, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। कंफर्म हो गया? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर से होकर गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहानी क्या है? अगर इसका फार्मूला मैं लिखना चाहूं, अभी सारी बातें समझ में आएंगी। अगर फार्मूला लिखना चाहूं मैं, तो मैं लिखने चल रहा हूं डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बात समझते रहना ध्यान से। क्या लिखूंगा? डी फाई ई इज इक्वल टू, बेटा क्या लिखूंगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जहां डी फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। जहां डी फाई ए क्या है बेटा? हमारा वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। ई बताओ, ई क्या है? ई है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये नोटेशन नहीं भूलना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और dA क्या है? dA क्या है? क्षेत्रफल। और सबसे खतरनाक बात जो यहां पे आई, A के ऊपर वेक्टर आ गया। A के ऊपर क्या आ गया? वेक्टर आ गया, है ना। देखो ध्यान से, जो A के ऊपर वेक्टर आ गया, ठीक है ना। ये थोड़ा से बात बन नहीं रही है। अभी तक हम क्षेत्रफल क्या पढ़ते थे? क्षेत्रफल की जो दिशा थी वो नहीं थी, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं कि क्षेत्रफल की भी दिशा होगी। और हम ये मानेंगे कि क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? एक सदिश राशि बनेगी। सबसे अच्छी बात तो ये है, समझना ध्यान से, कि क्षेत्रफल हमारी कैसी राशि बनेगी? एक सदिश राशि बनेगी, ठीक है। और ई वेक्टर हमारा क्या है? सदिश, सही है। दो सदिशों का गुणनफल बेटा हम लोग को अदिश मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डी फाई है, यानी जो हमारा डी फाई ई है, वो कैसी है? वो एक अदिश राशि है। वो एक क्या है? अदिश राशि है। सर जी आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। अगर क्षेत्रफल सदिश है तो उसकी दिशा बताइए हमको, दिशा बताएं। चलो देखो ध्यान से, दिशा बता रहे हैं हम, बड़े अच्छे हैं। देखो ध्यान से, आप कह रहे हो तो दिशा बता देते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो दिशा होगी, जैसे सपोज कर लो ऐसे है, ऐसे कोई पृष्ठ है हमारा, ऐसे ये हमारा कोई पृष्ठ है, समझ में आया। तो जो क्षेत्रफल की दिशा होगी बेटा वो हमेशा पृष्ठ के क्या होगी? लंबवत होगी। इस चीज को ध्यान रखना, वो पृष्ठ के क्या होगी? लंबवत होगी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ इस प्रकार से कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कि जो दिशाएं होंगी, अब जैसे कोई पृष्ठ हमने इस प्रकार बनाया, समझना ध्यान से, कोई पृष्ठ हमने इस प्रकार बनाया, ऐसे ऐसे, कंफर्म हो गया? अब इसमें अगर कोई पूछ ले कि क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तुरंत ऐसे लिख देना, ये देखो, हमेशा पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। ये हमारा किसकी दिशा होगी, ए वेक्टर की दिशा। बात अच्छे से समझते रहना, कंफर्म हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो जो एरिया की दिशा निकलेगी वो हमेशा पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। जैसे और देखो, ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ये हमारा कोई पृष्ठ है, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उसको समझो, ठीक है? ऐसे, ऐसे, कुछ इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी क्षेत्रफल की दिशा होगी बेटा, कैसी होगी, पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। कंफर्म हो गया? अब ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं, प्लस आवेश कारण उसकी दिशा कैसे होती है, माइनस आवेश कारण उसकी दिशा कैसे होती है, ये वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। और आप लोग ऐसे अगर देखते रहेंगे तो सारी बातें, देखो एक वीडियो हमारी जो, अगर बेटा देखो, अगर बीच बीच से ओपन करोगे ना, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक तरफ से जब देखना शुरू करोगे, फिजिक्स में देखो, जिसको इंटरेस्ट होगा वो आएगा यहाँ पे, समझ में ना? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका कि जिसको इंटरेस्ट होगा वो, उसको बहुत मजा आने वाली है। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा ई, फार्मूला हम लोगों ने निकाला वैद्युत फ्लक्स का, क्या निकाला, कोई बच्चा बताए भाई? देखो ध्यान से, क्या है, डी फाई ई इक्वल टू, बेटा क्या लिखा हम लोगों ने, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखो ध्यान से, पूरा का पूरा फील करो। अच्छा, एक चीज मैंने क्या बोला कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्या अर्थ है इसका? वैद्युत क्षेत्र के भीतर से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या, समझ गए ना? कुछ नहीं समझेगा दे, मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हो? अब मैं पहले बता चुका हूं कि जो बल रेखाएं होती है वो सदैव काल्पनिक होती हैं। वो कैसी होती हैं? काल्पनिक। तो अगर बल रेखाओं की संख्या काल्पनिक होगी बेटा, तो क्या वैद्युत फ्लक्स वास्तविक होगा? ये भी एक कह सकते हो काल्पनिक राशि होती है। समझ में आया ना? लेकिन समझना, इसका प्रभाव होता है, इसको हम आभास कर सकते हैं। समझ में आया ना? हमने कहा ना कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती, काल्पनिक होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी प्रकार से, और वहीं बल रेखाओं की संख्या को उठा करके इसकी परिभाषा का निर्माण कर दिया गया। कंफर्म हो गया? तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या मिला? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा ए वेक्टर डॉट डी ए, बी वेक्टर की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा ए बी कॉस थीटा। क्या पढ़ा था? ए बी कॉस थीटा। किसी को याद होगा? ठीक है, ए बी कॉस थीटा, इसको बोलते थे आप लोग डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते थे? डॉट प्रोडक्ट। अगर वो फार्मूला यहां लग सकता है तो यहां कहीं नहीं लगेगा, बोलो जल्दी, लगेगा कि नहीं लगेगा? और जब लगाएंगे बेटा तो देखो क्या निकल के आ रहा है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आएगा? ई यहां से लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। समझना ध्यान से, कंडीशन पे कंडीशन क्रिएट। अरे सर जी आप तो एकदम लंबा करते जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, पढ़ लो चुपचाप। देखो अब जैसे अगर बात करें पहली कंडीशन, क्या निकल के आएगी उसको समझो। यहां लिख दें यदि थीटा बराबर 0 डिग्री। अबे वो टिंकुआ सोना मत, इधर देख, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझते रहना। और अगला क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा सर जी अपने जो मन में आया लिख दिए, 90 45 का नहीं लिखे, 60 का नहीं लिखे। अब इसका लिखने का अर्थ है उसको समझो। समझ में आया ना? देखो ध्यान से,
थीटा इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि ई और डीए की जो बीच की दिशा है, इनके बीच बनने वाला कोण क्या है, 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब समझते हो ना कि दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण सदैव शून्य होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। सर जी कैसे आप बता दिए? हाँ भाई, दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण सदैव क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? अच्छा ये भी कोई पूछ सकता है क्यों शून्य होता है। अरे मूर्खों, कोण कब बनता है? कब बनता है जल्दी बताओ? जब तक दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब तक काटेंगे नहीं, तब तक किसी कोण का निर्माण नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब मैंने कहा ना, अब यहां पे ई और डीए की दिशा समान है तो कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर हैं। और हमको पता है समांतर रेखाएं जो होती हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और जो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कोण बनेगा नहीं बनेगा। अर्थात यहां से जो समझ में आने वाली बात है वो साफ साफ निकल के आ रही है कि इसका थीटा इक्वल टू 0 कहने का अर्थ है कि यदि ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर समांतर हों, क्या होगा, समांतर हों। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब समझना ध्यान से कि अगर जैसे ये हमारा कोई जो है क्या कहते हैं एक निकाय है और जिसके अंदर हमने प्लस क्यू आवेश बैठा रखा है ऐसे, और इस कंडीशन में जानते हो इसकी दिशा इधर को होगी क्योंकि हम पढ़े हैं कि इसकी दिशा हमेशा कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। और अभी भी बताया कि किसी भी जो क्या कहते हैं क्षेत्रफल की दिशा होती है वही पृष्ठ की क्या होती है, अभिलंब होती है। तो ये दोनों की दिशा एकदम अभिलंबोत है कि नहीं? अभी पहले बताओ भाई साहब, कोण कितना बना, थीटा का वैल्यू कितना बना, 0 डिग्री बना कि नहीं बना? इधर देखो ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यू 0 बना तो ई यहां से कह सकते हो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या निकल के आया, ई डीए कॉस 0 डिग्री, ई डीए कॉस 0 डिग्री। कंफर्म हो गया? यहां से लिख सकते हो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डीए कॉस 0 की वैल्यू, बहुत लोग कंफ्यूज, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां से निकल के आएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डीए। बात को अच्छे से समझते रहना बेटा, ठीक है? ई इंटू डीए। कंफर्म हो गया? अगली कंडीशन यह है 90 डिग्री कह रहा है, तो 90 डिग्री का मतलब समझते हो ना कि यदि ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर परस्पर लंबवत हों, परस्पर लंबवत हों, ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर परस्पर लंबवत हों। और जब लंबवत होंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से, बोलो भाई। लंबवत होंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू निकलेगा ई डी ए कास 90 डिग्री। और कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए इंटू 0 बेटा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ये मिल जाएगा कितना, 0। मतलब कह सकते हैं कि जब रेखाएं क्या होंगी, बोलो भाई, लंबवत गुजरेंगी तो उस स्थिति में जो फ्लक्स होगा वो शून्य मिलेगा। वो फ्लक्स क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। कोई डाउट तो नहीं है? आगे देखो ध्यान से। अगला थीटा इज इक्वल टू, यानी कि जब यहां कह सकते हैं यदि ये बहुत कम कंडीशन देखने को मिलती है, ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर परस्पर विपरीत हूं, डीए वेक्टर परस्पर क्या हूं, विपरीत हूं, परस्पर विपरीत हूं, ठीक है? जब ई वेक्टर और डी ए वेक्टर परस्पर क्या होंगे, विपरीत होंगे, तो उस स्थिति में थीटा का मान 180 अंश, मतलब यहां से निकल के आएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कास 180। मतलब समझना, कास 180 की वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई, डी फाई ई इज इक्वल टू कास 180 की वैल्यू -1, मतलब ई इंटू डी ए। बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? तीनों इसके स्पेशल केसेस जो हैं आपके कंफर्म हो गए। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो, अब हम यहीं से इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं और यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे? डी फाई ई इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा बेटा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और कास थीटा। हम इसमें एक कंडीशन पे निकाल रहे हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 कब होगा, बोलो भाई, थीटा कब 0 होगा, जब दोनों परस्पर क्या होंगे, समांतर होंगे।
तो उस कंडीशन में डी फाई ई इज इक्वल टू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ई डी ए कास 0 डिग्री, और कास 0 की वैल्यू 1 होती है जानते हो, मतलब डी फाई ई इज इक्वल टू मिलेगा ई इंटू डी ए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहां लिख सकते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है बेटा, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, और जब समाकलन करेंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, यही तो आएगा। तो डी फाई का आ जाएगा बेटा फाई ई, और यहां से ई बाहर आया, अंदर क्या लिख सकते हो, डी ए लिख सकते हो कि नहीं, बोलो भाई। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। चलो देखो, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, समझ में आया कि नहीं आया, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है, डाउट तो नहीं है। चलो देखो यहां से, सर जी डी फाई ई का समाकलन फाई ई कैसे लिख दिए, डी ए का समाकलन ए कैसे लिख दिए, ये चीज समझना है। चलो ठीक है, जो कल वाली वीडियो होगी ना उसमें बताएंगे कि डी फाई ई का कैसे होता है और कहने का डी ए का क्या कैसे करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। देखो भाई, अब यहां से फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए हो गया। बेटा मात्रक बताओ इसका क्या लिखें, मात्रक क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, मात्रक क्या लिखें, कोई बताए। मात्रक जो लिखूंगा, ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, मिला क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी बीमा क्या लिखूंगा, बीमा देखो ध्यान से, बीमा न्यूटन है तो एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, और नीचे हो जाएगा ए टी, नीचे क्या हो जाएगा ए टी इंटू एम स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या बना, जल्दी बोलो, एम एल क्यूब टी माइनस 2 और एक ऊपर जाके -3, और ये बना क्या, a माइनस 1, कन्फर्म हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा एम एल क्यूब टी माइनस 3 और a माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हमारा क्या है बेटा, वैद्युत फ्लक्स है। ये क्या है बेटा, वैद्युत फ्लक्स है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कल हम लोग का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, गॉस की प्रमेय, और कल पहले थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे जो आपको बेसिक होता है, और उसके बाद जो है कहने का मतलब है आपके जो गॉस नियम पढ़ाएंगे, फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग चलेगा। इसको आप लोग ऐसे ही थोड़ा सा देखते रहो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।